अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर जो है वो कंक्लूड किया था इस वाले स्ट्रक्चर पे। अगर याद हो तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था एएमपी, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे आके हमने न्यूक्लियोटाइड वाला जो लेक्चर है वो एंड किया था, तो आज हम यहीं से आगे इसको प्रोसीड करने वाले हैं। सो आप लोगों को एक ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लास्ट लेक्चर यहीं तक हुआ था। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं और बड़े मजे मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, देखो लास्ट वाले लेक्चर को थोड़ा बहुत इसी स्ट्रक्चर से हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन बेसिक चीजें हैं और वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस है, एक हमारे पास पेंटोज शुगर होती है और एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। और ये तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। ठीक है, उसमें हमने देखा कि लास्ट में हमने एग्जांपल ली थी एडेनिन की, कि एडेनिन हमारे पास एक नाइट्रोजनियस बेस है। क्या है हमारे पास? एक नाइट्रोजनियस बेस है। और ये हमारे पास क्या है? राइबोज शुगर है। कौन से वाला? राइबोज शुगर। कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि 5 कार्बन वाला एक शुगर है जिसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये हमारे पास राइबोज शुगर हुआ। ये क्या हुआ? राइबोज शुगर। ये अकेला क्या हुआ? एडेनिन जो हमारे पास बेस है। और ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। अब जो एडेनिन बेस है या जो कोई भी नाइट्रोजनियस बेस है वो राइबोज शुगर के ऊपर कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच होती है। ये कार्बन नंबर 1 है ना, यहां से क्या है? कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 कार्बन है राइबोज शुगर के अंदर। तो कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस आके अटैच होती है। फिर हमने ये भी बताया इसको बेस क्यों कहते हैं, तो वो सारा पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो कार्बन नंबर 1 पे हमारे बेस अटैच होगी। फिर हमने कहा था कि जब राइबोज और एडेनिन जो बेस हो, नाइट्रोजनियस बेस हो, इन दोनों को जब उस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच ना हुआ हो तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब उसके कार्बन नंबर 5 पे एक फास्फोएस्टर बॉन्ड के जरिए हमारे पास फास्फेट का ग्रुप आके अटैच होता है उसी न्यूक्लियोसाइड पे, तो उनको फिर मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये दो जो हैं ये आपस में ये क्या थे हमारे पास? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या थे? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ कार्बन नंबर 5 पे क्या अटैच हो जाता है? अब ये सारों को अगर हम कहें, कार्बन नंबर 5 पे जब फास्फेट ग्रुप अटैच होता है तब हम इसको क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे हम? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे। तो अब अगर हम जरा गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके ऊपर कौन सी बेस अटैच है? एडेनिन बेस अटैच है। कौन सी बेस अटैच है? एडेनिन बेस। अब मैं थोड़ा सा ना इसको और थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। और मॉडिफाई कैसे करता हूं? देखो, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहीं पे रख रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर को यहीं पे रख रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं क्या ऐड कर देता हूं? एक और फास्फेट का ग्रुप जो है वो मैं ऐड कर देता हूं यहां पे। सो यहां से ये हटा के P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये मिटा देता हूं यहां से। और फिर से O, फिर P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव। ठीक है, मैंने कहा था O नेगेटिव। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके साथ डॉटेड फॉर्म में हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड से आता है। सो अब यहाँ पे देखें, वही हमारे पास राइबोज है, वही हमारे पास एडेनिन बेस है, लेकिन अभी एक फास्फेट नहीं जुड़ा बल्कि 3 फास्फेट जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 3 फास्फेट जुड़े हैं। किस पे? कार्बन नंबर 5 पे 1, 2 और 3 फास्फेट के ग्रुप अटैच हुए। तो अब ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा एडिनोसिन। क्या होगा? इन दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। एक है एडेनिन, उसके साथ राइबोज आ गया तो एडिनोसिन। अब INE जो है वो हमारे पास आखिर में आ रहा है। सो एडिनोसिन। फिर कितने फास्फेट हैं? 1, 2, 3 फास्फेट हैं। तो इसका नाम क्या बना? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब अगर इसको मैं इन शॉर्ट लिखता हूं, देखो एक नाम निकल के आ रहा है, एडिनोसिन A, ट्राई T और फास्फेट P, ATP। एटीपी का नाम कितनी जगह तुम लोगों ने सुना? अगर नहीं सुना तो आगे मतलब अगर फर्स्ट ईयर में हो, पहले से पहले एटीपी नहीं सुना या उसकी क्या वक़्त है वो नहीं पता, तो आगे बहुत ज्यादा तुम लोगों को एटीपी देखने को मिलेगी। खास तौर पर जो बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें तो बहुत ज्यादा एटीपी के बारे में बात हुई है। सो
ये एटीपी अगर इसको हम गौर से देखें तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी? स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंपल यही वाला स्ट्रक्चर है जिसको हमने न्यूक्लियोटाइड में कंक्लूड किया था कि एक एटीपी के अंदर एक राइबोज शुगर होती है। क्या होती है? एटीपी का अगर कोई स्ट्रक्चर पूछे, एटीपी के अंदर राइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज नहीं है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए के केस में है, यहां पे एटीपी केस में क्या है? एक राइबोज शुगर है, उसके कार्बन नंबर 1 पे एडिनिन बेस जो है वो अटैच है, उस एडिनिन की वजह से इसका नाम एडिनोसिन बन रहा है। और उसके कार्बन नंबर 5 पे 3 फास्फेट के ग्रुप्स हैं। क्या है हमारे पास? 3 फास्फेट के ग्रुप्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफास्फेट विच इज एटीपी। सो ये है एटीपी। और अगर इस एटीपी को हम देखें तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड है ना, इसके साथ कोई और न्यूक्लियोटाइड, कोई और बेस, कोई और हमारे पास राइबोज शुगर तो नहीं जुड़ा हुआ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे हम उनको? मोनो न्यूक्लियोटाइड्स। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? एटीपी है। इसी तरह जीटीपी का नाम भी सुना होगा, यूटीपी का नाम सुनोगे, सीटीपी का नाम सुनोगे, टीटीपी का नाम सुनोगे। कहां सुनोगे? पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए में सुनोगे। जब आपकी डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है तो वहां पे डीएनटीपीज यूज होते हैं। हमारे पास क्या है? डीएटीपी है, डीएनटीपी, डीसीटीपी है, डीजीटीपी है। तो वो जो जी है वो गुआनोसिन है, साइटोसिन है, उसी तरह यूरेसिल है, थाइमीन है, वो सारी चीजें। तो वो सारे आपकी ये जो जीटीपी, एटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली आपकी क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड। उसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर उनमें कोई वेरिएशन आती है तो नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप्स की वजह से आती है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? 3 फास्फेट ग्रुप है, एक राइबोज शुगर है, एक एडिनिन बेस है, तो ये हमारे पास सिंपल एटीपी है। और यही एटीपी आप लोगों को एक बार एमसीक्यू याद रखना, करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल वो आप लोगों की एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। हर जिंदा चीज के अंदर एटीपी पाई जाती है। जैसे कि हम अगर कोई चीज बाय कर रहे हैं या कोई चीज फरोख्त कर रहे हैं, जो कोई चीज खरीद रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्या वो कारोबार सारा क्या होता है? करेंसी हमारी चलती है, चाहे वो रुपीज हो, डॉलर्स हो, या जो कुछ भी हो, लेकिन वो करेंसी है। हम पैसे लेते हैं या देते हैं और इसके बदले कोई काम हो रहा होता है। इसी तरह सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस के दौरान एटीपी एक्सचेंज होती है। कभी एटीपी जा रही है, कभी एटीपी आ रही है, कभी एटीपी यूज हो रही है, कभी एटीपी बन रही है। तो ये सारा वहां पे जो एनर्जी जो करेंसी है, जो करेंसी ऑफ द सेल है, वो एटीपी है। वो क्या है हमारे पास? एटीपी। अब अगर इस एटीपी को हम गौर से देखते हैं तो इस एटीपी में याद रखना, ये पहला फास्फेट, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको अल्फा बीटा गैमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अल्फा फास्फेट, बीटा फास्फेट, गैमा फास्फेट। लेकिन इसको 1 2 3 से याद रखो। तो ये जो हमारे पास दूसरे और तीसरे फास्फेट के जो बॉन्ड्स है, मतलब ये एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, और एक ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड इसको बोलते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड्स। क्या मतलब हाई एनर्जी बॉन्ड्स? इसका मतलब ये है कि जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इनसे, इस वाले बॉन्ड से या इस वाले बॉन्ड से, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इस वजह से तो हम कहते हैं कि जहां पर भी एटीपी यूज होता है तो हमें इस तरह का एक रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। और से देखो इधर किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। हमें ये देखने को मिलता है कि जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो गई एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। ऐसा ही है, हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी यूज हुई है। आगे बायोएनर्जेटिक्स में हर जगह तुम लोगों को इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेंगे कि एटीपी कन्वर्ट हुई है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। मतलब ये एटीपी है, उससे एक जो फास्फेट है वो रिलीज हो गया, एक फास्फेट क्या हुआ? रिलीज हो गया, इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हुआ, तो उसके पीछे क्या बच जाएगा? अब एडीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन डाइफास्फेट, मतलब 2 फास्फेट उसके साथ रह गए और एक फास्फेट रिलीज हो गया। तो अब ये काम होने के बाद हमारा कोई भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। तो वो एनर्जी भला कहां से आती है? वो एनर्जी हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये जो साई बॉन्ड है, इसको साई बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको हाई एनर्जी बॉन्ड भी बोलते हैं। जब ये टूटता है तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी उस रिएक्शन को मेटाबोलाइज करती है, उस रिएक्शन में यूज हो रही होती है। तो वो एटीपी इस तरीके से टूट जाता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। तो अब क्या हुआ? एटीपी एक मोनोन्यूक्लियोटाइड, एडीपी एक और मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड की एक और एग्जांपल है। लेकिन एटीपी ज्यादा एनर्जेटिक है या एडीपी ज्यादा एनर्जेटिक है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एटीपी के अंदर फास्फेट के ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स है वो 2 हैं, 1 और 2। ठीक है, तो एटीपी ज्यादा एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू एडीपी। इसी तरीके से अगर इस एडीपी से एक और मैं
क्या निकाल देता हूं, फास्फेट ग्रुप निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा AMP। क्या बन जाएगा, AMP। अब नाउ व्हाट इज AMP? AMP हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। मोनोफॉस्फेट का मतलब क्या, उसके अंदर सिर्फ एक ही फास्फेट रह गया, दो फास्फेट उसने रिलीज कर दिए। और जब ये याद रखना, ATP या कोई भी GTP या जो भी है, जब ये दो फास्फेट रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं, इसको इस तरह शो किया जाता है PPI, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, दो फास्फेट इकट्ठे रिलीज होंगे तो उसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, पायरो फास्फेट। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगले लेक्चर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास ATP की हमें समझ आएगी कि व्हाट इज ATP। ATP एनर्जी की मतलब कि सेल की करेंसी है, एनर्जी की एक फॉर्म है, जिसके अंदर एक राइबोज शुगर होती है, उसके अंदर एक एडेनिन बेस है और उसके साथ तीन फास्फेट के ग्रुप हैं। उस तीन फास्फेट के ग्रुप में से भी जो आखिरी दो वाले ग्रुप्स हैं, मतलब बीटा और गेमा, या दूसरी और तीसरा जो फास्फेट का ग्रुप है, उनके जो हमारे पास बॉन्डिंग हुई होती है वो काफी एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी यूज होती है सेल साइकिल के या सेल के रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। तो अगर एक बॉन्ड टूटे, एक फास्फेट ग्रुप रिलीज हो जाए तो ATP कन्वर्ट हो जाती है ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। और जब अगर दो फास्फेट रिलीज हो जाए तो ATP कन्वर्ट हो जाती है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और रिलीज होता है हमारे पास पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में फास्फेट का ग्रुप। और वो जो एनर्जी है वो जहां पर भी वो यूज हो रहा है वहां पे वो एनर्जी उस रिएक्शन को कैटलाइज करने में हेल्प आउट करती है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट ATP। नाउ व्हाट इज ATP? ATP बेसिकली क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। क्या है हमारे पास, मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब यहां से ATP हमने समझ लिया, क्या कर लिया, ATP हमने समझ लिया। अब यहां पे थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि अगर हम एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड की हमने अगर बात की तो अभी हम क्या करेंगे, डाइन्यूक्लियोटाइड पे जाएंगे। डाइन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है,